मेरा नाम हबीब है और मुझे पुलिस में बतौर कांस्टेबल पास आउट हुए अभी 10 दिन हुए थे। अगर मैं पुलिस में हूँ तो इसमें कसूर मेरा नहीं। मेरे साथ एक अजीब वाकया हुआ। रात के 3 बजे का वक्त था। मेरी पहली ड्यूटी लगी केपीके और पंजाब के बॉर्डर पर। मतलब एक तरफ पंजाब का बॉर्डर और दूसरी तरफ केपीके का बॉर्डर। पंजाब पुलिस उस गाड़ी को चेक करती जो केपीके से इंटर होती और केपी पुलिस वो गाड़ी चेक करती जिसने पंजाब से इंटर होना होता। मैं पंजाब पुलिस का जवान था, पहली ड्यूटी थी और खिदमत में पुरजोश। रात का वक्त था। एक ट्रक आया, उसमें मुझे फुल बारिश मौलवी साहिब तस्बीह करते नजर आए, लेकिन इस दुनिया में जो दिखता है वो होता नहीं है। खैर, मैं नया था इस मुल्क में, मुझे क्या खबर कि क्या चल रहा है। मैं तो ज़ाहिरी दुनिया के धोखे से नावाकिफ था। खुश हुआ कि शुक्र है अभी तक नेक लोग जिंदा हैं। आधी रात का वक्त है और ये अपनी मेहनत भी कर रहा है और साथ अल्लाह का नाम भी, मतलब दुनिया भी बना रहा है और आखिरत भी संवार रहा है। मैंने ट्रक को इशारा किया कि साइड पे लगाओ। मेरा इरादा था कि इसको चाय पिलाता हूँ और इससे दुआ भी करवाऊंगा। बुजुर्ग आदमी है, लेकिन वो ट्रक वाला मेरे इस इशारे को कुछ और ही समझा। जो अमूमन आप सब लोग जानते हैं कि जो पुलिस का इशारा होता है उसका क्या मतलब होता है। वो नीचे उतरा, दूर से ही तस्बीह करता हुआ मेरी तरफ देखता आ रहा था। मेरे साथ वो बहुत खुश इखलाकी से मिला। मैंने कहा, सर बैठें, आपको पानी पिलाता हूँ, खिदमत का मौका दें। वो बड़े इत्मीनान और पुरसकून लहजे में बोला, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मेरी एक गुजारिश है, बस कबूल फरमा लें। मैं हैरान, सर क्या गुजारिश है, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ। उसने जेब में हाथ मारा और 5-5 हजार के नोटों की कॉपी निकाली और 1 लाख गिन के मुझे देने लगा। मैंने कहा, सर क्या कर रहे हैं, ये नोट किस लिए मुझे दे रहे हो। वो बुजुर्ग आदमी बोला कि बस आप कबूल फरमा लें। मुझे शक हुआ कि कोई गड़बड़ है, पहली मुलाकात है, न जान न पहचान, और इतने कॉन्फिडेंस से मुझे इतने पैसे दे रहा है। फिर वो बोला कि आप मुझसे झिझक रहे हैं, मेरा तो रोज आना जाना लगा रहता है, आप नए हैं, पहले जो भी होते थे इधर ड्यूटी पे मुझे सब जानते हैं। मुझे शक मजीद इसलिए हुआ कि एक तो इसने गाड़ी पीछे ही खड़ी कर दी थी और दूसरा वो मुझे इतनी बड़ी रकम बगैर जान पहचान के दे रहा था। मैंने कहा, सर गाड़ी चेक करवाएं अपनी। वो बुजुर्ग आदमी मुझे नर्वस दिखाई देने लगा मेरे इस कॉल से। फिर कहता है, रुको मैं आता हूँ। गाड़ी से उसने बरी केस निकाला और मेरे पास आया। मुझे लगा इसी में है जो कुछ भी है। बरी केस जब खोला तो उसमें पैसे ही पैसे थे। उसने 50,000 निकाला और मुझे कहता है, आप ये रख लें, मुझे जाने दें। मेरा शक और तजस्सुस और बढ़ने लगा। मैंने कहा, गाड़ी तो जरूर चेक होगी सर। कहता है, मुझे जाने दें, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं जो आपके काम की हो। मैंने कहा, सर गाड़ी जरूर चेक होगी। बुजुर्ग आदमी ने नोटों की एक और कॉपी निकाली और टेबल पर रख दी। कहता है, अब प्लीज जाने दें। हमारी बातें बहस में बदल गईं। वो रकम जल्दी जल्दी बढ़ाता गया कि किसी तरह मुझे बगैर गाड़ी चेक किए गुजर जाने दे। मैं भी जिद पकड़ के खड़ा हो गया कि गाड़ी चेक करवाओ, नहीं तो मैं थाने फोन करता हूँ, गाड़ी सीधा थाने जाएगी। बुजुर्ग जल्दी जल्दी रकम की ऑफर बढ़ाते गए। मैं यही कहता रहा कि नहीं, गाड़ी चेक होगी या थाने जाएगी। आखिर उसने कहा कि 50 लाख है, ये रख लो और मुझे जाने दो। वो कहता है कि गाड़ी थाने जाएगी, वहां से भी मैं चला जाऊंगा, पैसे में बहुत ताकत है, लेकिन होगा ये कि कल को जब भी आप ड्यूटी पे होंगे मैं गुजर नहीं सकूंगा और ये वाला पैसा जो आपके काम आना था वो कोई और खा जाएगा। मैंने सोचा बात तो ठीक है। मैंने कहा, चलो इस तरह करो, गाड़ी चेक करवा दो और चले जाओ। मेरी बार बार की जिद से आखिर उसने गाड़ी चेक करवा दी। मैं क्या देखता हूँ कि गाड़ी में हर किस्म की ड्रग्स भरी हुई थी। मैंने उस दिन से पहले इतनी ड्रग्स जिंदगी भर नहीं देखी थी। इतना शरीफ नमाजी परहेजी दिखने वाला बंदा इस किस्म का घटिया कारोबार कर रहा है। मेरी हैरानी आसमान को छू रही थी। खैर, मैं उससे वादा कर चुका था
तो मैंने उसे जाने दिया। इसके बाद एक अजीब मामला हुआ मेरे साथ। इतनी बड़ी रकम लेकर मैं घर गया तो मुझे लगा मेरी बीवी खुशी से बेहोश हो जाएगी, लेकिन मेरी बीवी ने कोई खास वैल्यू नहीं दी। खैर, इतने पैसे आने के बाद मेरे ख्वाब भी पूरे हो गए, मुझ में अकड़ भी आ गई। मेरा लालच मजीद बढ़ता गया। मैंने जुआ खेलना शुरू कर दिया और वो इतनी बड़ी सारी रकम जुए में हारता गया। अजीब होने लगा मेरे साथ। मेरी बीवी सुबह शाम लड़ा करती। मैं कहता नौकरी से पहले हम इतने गरीब थे कि 2 टाइम का खाना नहीं खा सकते थे। अब मैंने तुम्हारे लिए घर में एसी तक लगवा दिया है। ज़ारा जादी हो घरे, मैं आंदा मैं घरे मनी एक मिनट। हर किस्म की शॉपिंग करवाता हूँ तुम्हें और घर मुलाजमा भी रख रखी है काम के लिए। आखिर क्या चीज है जो तुम्हें मेरे साथ खुश नहीं रहने दे रही? नौकरी से पहले तो तुम ठीक थी मेरे साथ, अब सुबह शाम लड़ती हो। बीवी कहती है मुझे भी समझ नहीं आई कि मैं क्यों आपके साथ इतना झगड़ा करती हूँ। मैं परेशान भी रहती हूँ। दूसरा रुख देखते हैं। अब मेरा बेटा बड़ा हो गया था। अब परेशानी ये थी कि इसकी भी कहीं जॉब हो और ये भी सेटल हो जाए। मैंने सिफारिश वगैरह करवा कर उसे भी पुलिस में भर्ती करवा दिया। असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। बेटे ने ट्रेनिंग मुकम्मल की, मेरी तरह वो भी पुरजोश खिदमत खलक में। लेकिन जब मेरे बेटे ने भी वर्दी पहन ली और बिल्कुल मेरी तरह केपी बॉर्डर पर ड्यूटी लग गई, फिर वही बिल्कुल वैसे ही ट्रक वाला बुजुर्ग आया और मेरे बेटे को कहता है शुक्र है कुत्ता चला गया यहाँ से। बेटा पूछता है कुत्ता कौन? तो वो मुस्कुरा कर कहता है जो इधर बांधा हुआ होता था। इतने फोन की घंटी बजी मेरे बेटे को ऊपर से फोन आया कि इस गाड़ी को नहीं रोकना। मेरे बेटे ने गाड़ी को जाने दिया। वो बुजुर्ग काफी दिनों के बाद आया था। सुबह हुई, बेटा घर आया और किस्सा सुनाने लगा कि इस तरह एक बूढ़े बुजुर्ग आए थे। फिर ऊपर से मुझे कॉल आई कि इसे जाने दो और वो बुजुर्ग जाते जाते मुझे कह गए कि शुक्र है कुत्ता यहाँ से चला गया। मैं बहुत पछताया कि यार ये ट्रक वाला तो सोने की ईंट था, इसे नहीं जाने देना था। वो तो पैसे बहुत देता है रिश्वत में। बेटा कहता है कि अब्बू वो आपको कुत्ता कह कर गया है, तुम्हें सिर्फ पैसे नजर आ रहे हैं, अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं। लेकिन मेरे लिए ये कोई बड़े अल्फाज ना थे क्योंकि मैं दौलत के नशे में लग गया था। एक दिन अजीब वाकया हुआ। हम बाप बेटा दोनों की इकट्ठी ड्यूटी लग गई उसी जगह केपी बॉर्डर पर। और मैं क्या देखता हूँ कि मेरी नजरें सिवाय उस बुजुर्ग ट्रक वाले के कहीं और पड़ ही नहीं रही थी। खैर, इतने ही दूर से एक बुजुर्ग तस्बीह करता हुआ आया और गाड़ी खड़ी करके एक शापर लेकर सीधा हमारी तरफ आ रहा था। मैंने बेटे को आवाज दी कि इसे बिठाओ कुर्सी पर, मैं वॉशरूम से फ्रेश होकर आ रहा हूँ। वो बुजुर्ग मेरे बेटे के पास बैठ गया और मैं वॉशरूम में बैठा हुआ भी वॉशरूम के दरवाजे के सुराखों से देखने लग गया कि कहीं बुजुर्ग कॉल करवा कर निकल न जाए। मुझे वॉशरूम भी जोर का आया हुआ था। इतने में दरवाजे के सुराख से जब मैंने देखा तो गाड़ी लेकर वही बुजुर्ग आदमी निकल रहा था वहां से। मैंने जल्दी जल्दी जोर लगाने लगा, जैसे आजकल वॉशरूमों में लिखा हुआ भी मिलता है कि जोर लगाओ वक्त बचाओ। वक्त बचाकर मैं बाहर आया और बेटे को कहा इसे रोको, जाने नहीं देना। बेटा कहता है अबू ऊपर से कॉल आई है, ये नहीं रुक सकता अब। फिर मैंने दौड़ लगाई और ट्रक के आगे खड़ा हो गया जाकर। उस बुजुर्ग ने ट्रक रोका और कहा क्या हुआ सर? मैंने कहा वापस लेकर आओ ट्रक को। वो कहने लगा कि वो जो नया लड़का ड्यूटी पर आया है उससे डील हो गई है मेरी। अब इस बुजुर्ग को नहीं पता था कि ये बाप बेटा है। मैंने कहा क्या डील हुई है मुझे बताओ, नहीं तो वो मुझे हिस्सा नहीं देगा। लेकिन बुजुर्ग ने कहा प्लीज वक्त जाया न करो, इससे खुद ही पूछ लेना। मैं वापस बेटे के पास आया तो हैरान हो गया क्योंकि बेटे की आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी। मैंने पूछा बेटा क्या हुआ? वो आगे से बोला अबू दिमाग खराब ना करो, मुझे नींद आई हुई है। किस गंदे महकमे में मुझे भर्ती करवा दिया तुमने? मैं मजबूर था खामोश हो गया कि आसपास के लोग क्या कहेंगे कि बाप बेटा इकट्ठे ड्यूटी पर हैं फिर भी आपस में लड़ रहे हैं। मेरा बेटा बैठा बैठा सो गया कुर्सी पर ही। फिर मैं थोड़ी देर बाद कमरे की तरफ चला गया। जब दोबारा बाहर आया गाड़ी को चेक करने के लिए तो गाड़ी वाले ने बताया सर आपका एक जवान नीचे गिरा हुआ है, उसे संभालने जाकर। मैं भागा, देखा तो वाकई बेटा वो नीचे गिरा हुआ था। एम्बुलेंस को कॉल की, अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा इसने ड्रग ज्यादा ले ली है। मुझे समझ न आए कि मेरे साथ ही बैठा था इसे ड्रग कौन देकर गया है और कब इसने ज्यादा डोज ले ली। बेटे की इंक्वायरी हेल्ड हो गई। उस इंक्वायरी में पता चला कि एक ट्रक वाला बंदा ड्रग देकर गया है। मुझे तब पता चला कि मेरा बेटा भी ड्रग एडिक्टेड है। वो ट्रक वाला बहुत चुभने लगा मुझे। मैं उसका पीछा करने
करने लग गया कि अब इसको अंजाम तक पहुंचा कर ही रहूंगा। कुछ दिनों बाद मेरे बेटे को जॉब से डिसमिस कर दिया गया। अब बेटा बस नशा करता और सोया रहता। सारा बोझ मेरे ऊपर था, बेटे का खर्चा, मेरे घर का खर्चा, बीवी अलग से नाराज रहती। मैं बहुत बुरी तरह फंस चुका था। मुझे जुआ खेलने की भी लत लग चुकी थी। मतलब मेरा पूरा सिस्टम तबाह हो चुका था। करते करते एक बुजुर्ग एक दिन हमारे गांव की मस्जिद में आया। मस्जिद में ऐलान हुआ कि पीर साहब मस्जिद में आए हुए हैं, जिसका जो भी मसला परेशानी हो आकर दुआ करवा ले, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। उसके पास औरतें धड़ाधड़ जा रही थीं। वो जनाब पीर साहब मस्जिद में बैठा था। मैंने अपनी बीवी को कहा, आप भी चली जाओ, पीर साहब को सब बताना कि हमारे घर के हालात खराब हो गए हैं, बेसुकूनी बहुत है, बेटा नशे का आदी हो गया है, दुआ करें हमारे हालात ठीक हो जाएं। फिर मैंने अचानक देखा तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। वही बुजुर्ग मुझे मेरे मोहल्ले में नजर आया। मैं चुप गया उससे कि ये तो मुसीबत है, दफा करो, इससे दूर ही रहो। मेरी बीवी गई मस्जिद में पीर साहब के पास। मेरी बीवी ने बताया कि दुआ करो। वो कह रही थी कि पीर साहब मेरा बेटा नशे पर लग गया है, उनकी नौकरी थी अब वो भी चली गई है, मेरा शोहर रिश्वत लेता है, मैं उसकी वजह से भी बहुत परेशान हूँ, मेरे लिए दुआ करो, मैं इस दुनिया से तंग आ चुकी हूँ। उसी बुजुर्ग ने कहा कि आपका बेटा फलां जगह ड्यूटी पर था, केपी बॉर्डर पर। मेरी बीवी कहती है, हाँ हाँ पीर साहब, आपको कैसे पता? कहता है बाबा सब जानता है। और फिर कुछ देर के लिए आंखें बंद की और कहता है आपका शोहर वो भी ऐसे ऐसे एक दफा इतने पैसे घर लेकर आया था रिश्वत के। बीवी कहती है, हाँ पीर साहब आप सच बता रहे हैं। फिर उस बुजुर्ग ने मेरी दुनिया उजाड़ना चाही। कहता है मेरे पास आ जाओ फलां जगह, अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ मेरा दरबार है, छोड़ दो ये जगह, ये शोहर और ये सारा इलाका। अगर आप इधर ही रही तो हालात ऐसे ही रहेंगे। मेरे पास मेरे दरबार में रहें, वहाँ और भी औरतें हैं आपकी तरह घर से परेशान और तंग। आजकल के लोग बहुत दुख देते हैं, तो बस आप अपने पीर के पास रहें। मेरी बीवी उठी वहां से घर आई और मुझे फोन करने लगी। कहती है मुझे इतने पैसे चाहिए। मैंने पूछा कहाँ जा रही हो? कहती है भाई के घर। मैंने कहा सच बताओ कहाँ जाना है? फिर कहती है पीर के दरबार पर, हमारी सब मुश्किलें आसान हो जाएंगी। मैंने कहा मुझे मेरे जिन बताते हैं जिनको मैंने कैद किया हुआ है, मैं भी उसी पीर का मुरीद हूँ जिसकी आप मुरीद हैं। वो हैरान हुई फिर खुश हो गई। चलो हम सब चलते हैं, बेटे को भी साथ ले जाते हैं। मैंने कहा ये ठीक है, पीर साहब से दुआ करवाते हैं, शायद हमारे हालात ठीक हो जाएं। हमने जल्दी से तैयारी की और पीर साहब के दरबार पहुंच गए। मुझे फिर वही बुजुर्ग उधर भी नजर आए। मैंने कहा ये मनहूस हर जगह नजर आता है। मुझे मेरी बीवी कहती है बकवास बंद करो, यही तो पीर साहिब हैं। मैंने कहा ये फ्राडिया है, पीर नहीं, ये तो ड्रग डीलर है। मेरे बेटे ने देखा कि ये तो वही बंदा है जो मुझे ड्रग मुहैया करता है। बीवी हमारी बात ना माने। मेरे बेटे ने भी बहुत कहा कि ये ड्रग डीलर है, पीर नहीं है। बीवी ने बात ना मानी, कहती है चलो इसके पास चलते हैं। जब हम तीनों उसके सामने आए तो वो भी हक्का बक्का रह गया। मैंने पुलिस को कॉल की और कहा कि ड्रग डीलर मिल गया मुझे। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने अदालत जाकर बयान दिया कि ये सब लोग खुद ही अपनी जहन्नम खरीदते हैं, रिश्वत भी लेते हैं। इसने मुझसे रिश्वत भी खुद ही ली है और इसका बेटा जो नौकरी से डिसमिस हो गया है वो भी खुद नशा मुझसे लेता है। फिर कहता है बीवी इसकी भी खुद मेरे पास दुआ कराने आई थी। लोग खुद गलत काम करते हैं फिर इल्जाम दूसरों पर देते हैं। फिर हमने गुनाहों से तौबा की और फिर हमने नौकरी ईमानदारी से करनी शुरू की तो हमारे घर के हालात ठीक हुए। इस कहानी का मकसद आप लोगों को ये बताना था कि अपने आप को खुद बचाओ बुराइयों से, नहीं तो अंजाम मेरे जैसा होगा। मुखलिस रहो अपने साथ भी और अपने मुल्क के साथ भी। दूसरों को बुराई पर लगाने से और हराम का पैसा कमाने से आप कभी भी खुश नहीं रह सकते।